है वो टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा, वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट होता है के, और अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है तो आपको पता होगा कि के रेट ऑफ रिएक्शन होता है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। तो जैसे इक्वेशन है ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, और इसका जो रेट है माइनस डी आर बाई डी टी, वो के ए और बी दोनों पे डिपेंड है। मैंने कहा दोनों पे डिपेंड होगा ए और बी। जरूरी नहीं होता कि दो रिएक्टेंट हो तो दोनों पर डिपेंड हो, लेकिन यहां है। अब इसका ऑर्डर है 1 और इसका भी 1 है मान लो, या 0 से ले लो, ये 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 0 मतलब बी पर रेट डिपेंड नहीं है। तो टोटल जो रिएक्शन का ऑर्डर हो गया वो 1 हो गया। तो हमें इसके के की यूनिट निकालनी है। सवाल है के की यूनिट निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है बहुत। आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होना मुश्किल हो जाएंगे। आपको के की यूनिट निकालना जरूर सीखना, ये स्पेशली टॉपिक है एनसीईआरटी का। अभी फिलहाल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ये रेट है, रेट की यूनिट होती है, ये क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज कंसंट्रेशन है, ये चेंज भी है तो भी कंसंट्रेशन ही है। ये डी आर, तो डी आर की यूनिट हो गई मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। dt हो गया टाइम सेकंड, यानी इस पूरे को एक साथ लिख लो, मोल पर लीटर पर सेकंड। अरे रेट की यूनिट यही तो होती है, ये रेट की यूनिट है। कितने एक सेकंड में कितने मोल पर लीटर में रिएक्ट कर रहे हैं। ए की यूनिट है मोल पर लीटर, क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। ए के मोल पर लीटर लिखने, इसकी पावर 1 है। यहां तो कुछ भी डालने से फायदा नहीं है, पावर 0 है तो यहां कुछ नहीं है। के की यूनिट निकालूंगा मैं, के मोल पर लीटर पर सेकंड। इसे नीचे ले आइए मोल को, ये लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर से लीटर गया और मोल से मोल, ये पर लीटर था ना, तो के की यूनिट पर सेकंड है। तो अब हमें क्या करना है इसका? एक तो ये निकालने के लिए आता है, लेकिन इसका यूज सिर्फ यही नहीं है कि हमें इसको निकालने के लिए सीखना है। दरअसल जब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो कि हम करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मगर हमें अक्सर नहीं मालूम होता है और वो लिख के बताते भी नहीं है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। मगर नहीं मालूम है अगर, तो हमें के दिया होता है, वहां पर के की वैल्यू दी होती है। तो जब हम के की यूनिट देखते हैं पर सेकंड, तो हम पहचान जाते हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आपको मेरी बात नहीं भी समझ में आई है कि कहां पर इसका यूज है, तो इन शॉर्ट इतना याद रखिए, के की यूनिट को देखकर हम रिएक्शन के ऑर्डर को पहचानते हैं कि के पर सेकंड है। आप कहेंगे ऊपर तो ऑर्डर दिया है, लेकिन ये तो पूरा मेथड है। अगर मान लो डायरेक्ट किसी ने के दिया हो एक रिएक्शन को और पूछे इसका ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो के की यूनिट देख के ऑर्डर पहचानना है। दूसरी बात, ये फर्स्ट ऑर्डर है।
अगर रिएक्शन, यही वाली रिएक्शन ले लो, मान लो इसमें ऐसा होता कि, बिल्कुल आराम से सुनना है मेरी बात को, माइनस डी आर बाई डी टी के, ये ए है, ए के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती और बी के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर होती चांसेज है ना। मेरे को क्या पता कि बी के रेस्पेक्ट में 0 है, मैं तो कह रहा हूं अगर हो तो दोनों को एक ही बना दो ना। ये देखो, जैसे तुम यहां लिखोगे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो हमेशा ऐसा करना कि मोल पर लीटर की पावर 1, फिर यहां भी आएगा मोल पर लीटर की पावर 1, तो दोनों की पावर जोड़ दो ना, तो ऐसे हो जाता है। ये दोनों जोड़ दो, एक और एक दो, दो यहां लिख दो, ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। के की यूनिट निकाल लो, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसे नीचे ले आओ, अच्छा है, थोड़ा आराम से कर लो, ज्यादा जल्दी नहीं। मोल का स्क्वायर लीटर का स्क्वायर, अब ये कट जाएगा, ऊपर जाएगा मोल की पावर -2, ये मोल की पावर -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, और ये S-1। तो अगर के की यूनिट ये दिखती है तो क्या हम याद करें? हाँ, 2-3 यूनिट याद करना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सबके लिए नहीं, ऑर्डर तो कुछ भी होता है, अभी मैं इस बारे में बताता हूं। ये सेकंड ऑर्डर है, देखो ऑर्डर कुछ भी आ जाता है, फ्रैक्शन में भी आता है ऑर्डर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर फ्रैक्शन में आ गया तो कोई आपसे ये पूछने लगेगा कि बताइए कि इस ऑर्डर में कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो कितने टाइम पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आता है 0 के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, जो हम कर रहे थे कल। अगर थर्ड ऑर्डर है तो -dr/dt के, अब थर्ड ऑर्डर आ रहा होगा तो ये पक्का है कि, चलो रिएक्शन भी लिख देता हूं मैं तुम्हारे सामने। मान लो ऐसे लिखा है, a की पावर 2 b की पावर 1, ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये दो दो और 3 हो गया ना, तो डायरेक्ट लिखो मोल पर लीटर का क्यूब के -dr/dt, इसकी यूनिटी लिख लो ना, dr/dt क्या करेगा यहां, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसे नीचे ले आओ, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल की पावर 3, लीटर की पावर 3, के की यूनिट आ गई मोल -2 +2 पर सेकंड के। एक बार 0 ऑर्डर के लिए निकालेंगे, कई रिएक्शन 0 ऑर्डर होते हैं। यहां लिखूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ केस है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे ये रिएक्शन है, यहां आ जाएगी वैसे -dr/dt। सुनना मेरी बात ध्यान से यहां भी। अब अगर मान लो ये रिएक्शन 0 ऑर्डर है, तो ना तो रेट ए पर डिपेंड है ना बी पर, तो किस पे डिपेंड है? किसी पे भी नहीं, रेट बढ़ेगा ही नहीं आपकी मर्जी से। ऐसी भी रिएक्शन होती है जिनमें रेट एक पर्टिकुलर वैल्यू तक रहता है, आप अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते हैं। मोल पर लीटर, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि ऐसी भी रिएक्शन होती है कि जिनमें रेट एक पर्टिकुलर ऑर्डर तक बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि कैसी कैसी रिएक्शन होती है, हमको ऐसा नहीं करना है। आपने जो समझ रखा है ना कि ऑर्डर का क्या मतलब है और ऑर्डर जोड़ के ऐसे निकालते हैं, वो इनफ है। मोल पर लीटर पर सेकंड, ये तो 0 इधर तो खत्म ही हो गया, तो के की ये यूनिट हो गई।
ये वही यूनिट है जो रेट की यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये 3-4 यूनिट थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। देखो बड़ा आसान है। थर्ड ऑर्डर में जब रिएक्शन थर्ड ऑर्डर होती है तो यहां -2 और +2 आता है, और रिएक्शन अगर सेकंड ऑर्डर है तो यहां -1 और +1 होता है, और फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ पर सेकंड आता है, और ये जीरो ऑर्डर है जिसमें +1 और -1 है। अब जैसे एक रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 है, लेट सपोज, स्क्रीनशॉट लो इसका। जैसे मिटा दें से, कुछ भी आएगा ऑर्डर तो दिक्कत नहीं आती है के की यूनिट निकालने में। अब एक मान लो कि ऐसी रिएक्शन है ए प्लस के ए की पावर हाफ, यानी ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन हाफ ऑर्डर है, और बी की पावर 1 बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। अब यहां मैं अगर लिखता हूं कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर, नीचे ले लो लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1/2, मोल पर लीटर इसकी तो पावर 1 ही है। अब ये मोल की पावर, ये तो जोड़ लो डायरेक्ट, मोल हाफ और मोल 1, तो हाफ और 1 हो गया 1.5, 3/2। लीटर की पावर हाफ और 1 तो लीटर भी हो गया 3/2। ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकंड। आप एक चीज देख रहे हैं, मैं बहुत देर से ये कह रहा हूं कि रेट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप अगर बुक रीड करेंगे तो आपको जरूर ये लाइन कई बार दिखेगी, वो कई बार आपको बोलता हुआ दिखेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन, माइनस, जीरो। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो फिर उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं करता, और अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव है, यानी कि सम करने पर माइनस आता है, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट घटेगा। ऐसा भी होता है रिएक्शंस में। तो इसे ले लो नीचे, मोल पर लीटर पर सेकेंड के, ये नीचे आ गया मोल 3/2, और लीटर ऊपर आ जाएगा 3/2। ये 3/2 सही किया है ना मैंने, ठीक है, मोल पर लीटर। अब ये मोल ऊपर ले जाओ, 1 - 1.5, 1 - 1.5 मतलब -1 प्लस हाफ S-1 के, ये यूनिट है। अब एक जनरल फॉर्मूला है, अगर आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो अगर रिएक्शन का ऑर्डर n है, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n, अगर रिएक्शन का ऑर्डर n है तो मोल पर लीटर तो आएगा ही, यहां लिखो 1 - n पर सेकंड, पर सेकंड सब में आएगा। अब जैसे रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो यहां 1 डाल लो, यूनिट निकाल लें। रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो यहां 2 डाल लो। रिएक्शन का ऑर्डर 3 है तो यहां 3 डाल लो। 1/2 है तो यहां 1/2 डाल लो। बताओ इसमें कोई दिक्कत है यूनिट निकालने में? इंपॉर्टेंट चीज है ये।
चलो, मुझे लग भी नहीं रहा था इसमें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, अब एक चीज देखना, इसमें दिक्कत आएगी। अब सुनो, आप फौजियों की तरह अलर्ट हो जाओ। चल बेटा, अब तैयार हो जा। मिटा दूं इसे मैं? देख भाई, मैं बिल्कुल ये यकीन से कह रहा हूं कि बच्चे क्लास में इतने भी होशियार हैं जो चैप्टर को वैसे भी पढ़ लेंगे, मगर कुछ टॉपिक्स की मैं गारंटी लेता हूं कि उन्हें समझने के लिए एकदम होशियार बच्चे को भी टाइम लगता है। और पहली बार में तो वो ये समझ, टॉपिक उसको लगता है कि वो समझ गया है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि उसने उसको पढ़ के याद कर लिया होता है। जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो समझ में आता है कि हमारे समझने में और एक्चुअल जो हमने आज समझा है उसमें कितना डिफरेंस था, ये खुद को ही पता रहता है। ऐसे एक टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी, ये पढ़ के बहुत कम समझ में आता है। और ये एक आखिरी ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो, अब आपको बिल्कुल आराम से देखना है, जो भी मैं बोलता हूं आराम से सुनना है। हमारा मकसद ये है कि हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं और ये मैं देख के लिखूंगा, क्योंकि ये देख के ही लिखी जाती हैं। अभी मैं बताता हूं क्यों। NO2 प्लस CO एरो NO प्लस CO2। ये एक रिएक्शन है, देखना। इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, -dr/dt के NO2 की पावर 2। यदि रेट CO पर डिपेंड ही नहीं है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट पर, मगर इसकी कंसंट्रेशन अगर आपने डबल की तो रेट 4 गुना हो जाएगा। ट्रिपल की तो रेट 8 गुना हो जाएगा, जैसे किया था हमने। ट्रिपल करने पर 8 गुना कहां होगा, ट्रिपल करोगे तो 3 तिया 9 गुना। तो हमको ये समझना है आखिरकार कि आखिर ये होता कैसे है। बहुत ज्यादा अगर आप इसको समझाएंगे, तो आप समझाऊंगा मैं, तो आप इसको झेल भी नहीं पाएंगे। आप ये देखना कि मैं किस हद तक इसको समझाता हूं, वहां तक आपको समझना, और वो बहुत अच्छा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। बात यह है कि हमको ये समझने आखिर ऐसा क्यों, और यहां 2 क्यों है, यहां डबल क्यों है, एक ही क्यों नहीं है। ये पावर भी समझ में आ जाएगी। अच्छा, पहले ये समझते हैं मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। मैंने कहा ना, बहुत आराम से बोलूंगा मैं। अगर ये समझते हैं मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। पढ़ो जरा एक बार, इसे पढ़ना, मेरी बात मान लियो बेटा, इसे पढ़ लेना जरा एक बार। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहां एक नई चीज है, वो ये कि मॉलिक्यूल पुराने मॉलिक्यूल से नए मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, इसके ऊपर एक बड़ा टॉपिक है आगे, वो कोलिजन थ्योरी। उसका नाम ही कोलिजन थ्योरी है। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, सुनिए।
बात यह है कि जब NO2 का मॉलिक्यूल CO से टकराएगा, कोलिजन होगा, यानी रिएक्शन होने के लिए कोलिजन बहुत जरूरी है, इन दोनों की आपस में टक्कर होगी, टक्कर से एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बनेंगे। बहुत क्लियर बात बोल रहा हूं मैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक ऐसे ही सिमिलर वे, सिंपल वे में NO2 ने टक्कर मारी CO को, और टक्कर बहुत जोरदार थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि NO2 के एटम्स अलग हो गए और CO के भी। लेकिन ये सभी एटम, टोटल कितने, 5 है, ये 2 और 1 3 4 5, ये सभी एटम टक्कर के बाद अलग हो गए हैं, लेकिन वही है, आसपास वही भटक रहे हैं। जैसे N अलग हो गया, O अलग हो गया, O अलग हो गया, C अलग, O अलग, ये दोनों अलग, ये अलग। ये टक्कर से हुआ है, पुराने बॉन्ड टूट गए या कमजोर पड़ गए। एकदम क्लियर किसी को गारंटी नहीं दे देनी है कि पुराने बॉन्ड बिल्कुल ही टूट गए हैं, यहां मतलब ये कमजोर हो गए हैं, कमजोर में टूटना भी आता है। अब इस समय रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट का मतलब कि ये सभी एटम्स मिलकर ऐसे मॉलिक्यूल बना सकते हैं जो पुरानी स्टेट से, पुरानी स्टेट में ये दोनों थे, अगर इन दोनों से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल अब ये बना सकते हैं तो ये जल्दी से उन मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे। यानी हुआ ऐसा कि NO फिर से कंबाइन हो गया और ये बन गया CO2, नए मॉलिक्यूल बन गए। यहां सिर्फ आपने इतना सीखा कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तब प्रोडक्ट बनता है। अब कोई बच्चा कहेगा अगर दोनों रिएक्टेंट सॉलिड हो तो मॉलिक्यूल कैसे टकराएंगे? सॉलिड भी रिएक्शन तभी करता है जब उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाए, फिर वो टकराए, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड। सॉलिड रखा हुआ बगल वाले सॉलिड से रिएक्शन नहीं कर लेगा, हम उन्हें कंबाइन करेंगे, या तो पिघलाएंगे या उन्हें घोलेंगे आपस में, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर वो आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर इस रिएक्शन को देखो तो देखने से ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है। अब यहां बाई मॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? बाई मॉलिक्यूलर का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, एक ये और एक ये। मगर यही एक गलती बच्चे करते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी का ये मतलब नहीं होता है कि आपने अपनी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल देखे और बोल दिया कि ये आपस में टकराएंगे। यहां ये नहीं लिखा है कि कौन से मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये एक फैक्ट है, सुनते रहिए। यहां जस्ट ये लिखिए, सिंपल वे है कि NO2 और CO को मिलाने से NO और CO2 बनता है। कोलिजन किसके बीच होता है? हो सकता है दो CO के बीच होता हो, बाद में NO2 से होता हो, या दो NO2 के बीच में होता है, एक CO से होता हो। यानी इस रिएक्शन में कहीं भी ये नहीं दिख रहा है, इस रिएक्शन में कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि कौन से मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। यानी यहां ये जो दो मॉलिक्यूल लिखे हैं ये नहीं है कि ये आपस में टकरा रहे हैं, इसका जस्ट ये मीनिंग है कि इन दोनों को मिलाने से ये बनता है। किनके बीच कोलिजन होने से ये बन रहे हैं ये नहीं लिखा है। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इस रिएक्शन के होने का तरीका ये नहीं है। तो रिएक्शन होने का क्या तरीका बता रही है? रिएक्शन तो ये दिखा रही है, नॉर्मली बच्चा ये कह रहा है कि NO2 और CO आपस में टकरा दें। तो अगर कोई रिएक्शन लिखी हो, जितनी भी रिएक्शन लिखी होती है आप पढ़ते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। उनमें जो रिएक्टेंट लिखे होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता है कि यही दोनों आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं। मीनिंग उसका ये होता है कि ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। बच्चा देखने से सोचता है कि एक NO2 और एक CO आपस में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, तो वो लिख देता है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी 2 का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हमें अगर मॉलिक्यूलैरिटी बतानी है तो पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कोलिजन किनके, इस रिएक्शन में कोलिजन किनके बीच हुआ
और प्रोडक्ट कैसे बना, यानी मुझे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तब मैं बता पाऊंगा कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। यानी कभी भी अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखती है, ऐसे मतलब सिंपल जो रिएक्शन लिखी होती है, अगर लिखती है और आपसे कोई कहे कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो आपको नहीं बतानी है। लेकिन फिर भी पेपर में नंबर मिल रहे हैं 500 और वो कह रहा है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, तो 2 लिख देना। लेकिन हालांकि इस आंसर का कोई मीनिंग नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन को करवाने के लिए कौन से मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। हमें नहीं पता कौन से आपस में टकरा रहे हैं। अब हमें कैसे पता लगता है कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है और कौन से मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं? सुनना, पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? जो मैं कह यस रहा सर। हूं वो समझ में आया? हाँ, अब जरा सुनिए, ये रिएक्शन ऐसे होती है, इसका मैकेनिज्म देखना। तो हमें मैकेनिज्म कैसे पता लगेगा? भाई आपको मैकेनिज्म सिर्फ समझना है, ऑर्गेनिक की तरह मैकेनिज्म याद नहीं करना है। लिख के देता हूं, नो नीड टू लर्न, मगर समझना है। मतलब आपके सामने अगर कोई मैकेनिज्म लिख दे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें उस मैकेनिज्म से क्या जानकारियां लेनी है। इसमें होता ही है, पहले मैं देख लूं इसका मैकेनिज्म। भाई मैकेनिज्म मैं नहीं लिख सकता हूं, उसका कारण है कितनी सारी रिएक्शंस हैं और उनके मैकेनिज्म नहीं लिखे जा सकते। NO2 प्लस NO2, NO प्लस NO3, दूसरा है NO3 प्लस CO, अरे पूरा ही देख जाते हैं मास्टर जी, CO2 प्लस NO2। अब देखो इस मैकेनिज्म से तुम्हें क्या जानकारी लेनी है। अब ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, पहले हम इसको समझेंगे। मैंने कहा ना कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, यहां लिख के दे रहा हूं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, यानी कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्योंकि मुझे नहीं पता, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन कई स्टेप में हो रही होगी, मगर यहां ऐसा लग रहा है देखने में कि ये दोनों आपस में टकरा के बना रहे हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। हो सकता है अंदर कुछ और चल रहा हो। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कई स्टेप में हो रही होती है और अंदर के स्टेप हमको मालूम नहीं होते हैं, जैसे ये 2 स्टेप। अब इसे देखना, ये रिएक्शन ऐसे होती है कि पहले 2 NO2 आपस में टकराते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आता है कि 2 NO2 कहां से आ गए, वहां तो एक ही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने 1 NO2 नहीं लिया है, 1 मोल लिया है, बहुत सारा है वहां पर। NO2 ये रिएक्शन अमाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, रिएक्शन से भी कह रही है NO2 और CO को मिलाया तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल NO2 के होंगे अंदर। मगर फिलहाल ये जो स्टेप्स लिखे हैं इसमें इन्हें एक एक मोल नहीं ले रहा है, ये एक ही एक मॉलिक्यूल है। ये अमाउंट बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल NO2 का, ये मैकेनिज्म है, एक मॉलिक्यूल NO2 का एक मॉलिक्यूल NO2 से टकराता है, यानी पहले आपस में NO2 टकराते हैं, उनकी टक्कर से NO बनता है और NO3। NO3 की हमें कोई नीड नहीं है, ठीक, ये प्रोडक्ट में है ही नहीं। जो NO3 बनता है वो वही यूज हो जाता है, इसीलिए आपको लास्ट में नजर नहीं आएगा। तो NO2 और NO2 आपस में टकराते हैं, इससे NO बनता है, यानी NO की स्टोरी कंफर्म है कि NO कैसे बनता है, वो इन दोनों के टकराने से बनता है, यानी NO2 आपस में ही टकरा के NO बना लेते हैं कोलाइड करके। साथ में NO3 बनता है, वो NO3 CO से रिएक्शन करता है, यानी पहले NO2 NO और NO3 बना रहा है और ये NO3 CO से टकरा रहा है। तो ये सीधा सीधा नहीं है,
तो हम आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जबकि वो कर ही नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं दिख रहा है। अगर CO से कोई कोलाइड कर रहा है तो वो NO3 है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें जो आपको लगता है देखने में कि एक स्टेप में हो रही है मगर वो होती नहीं है, कई स्टेप में हो रही होती है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स है। अब जरा इस रिएक्शन को देखो, NO3 CO से टकराया, NO2 का हिसाब हो चुका है, NO2 और NO2 इन दोनों में बदल चुके हैं, ये अब नहीं रहे। फिर ये जो NO3 बना है ये CO से टकराया, CO का हिसाब हो गया, और NO3 बदला NO2 में और बना CO2, NO और CO2। चलो ये NO बना और ये CO2, ये रहा NO पहले स्टेप में बना, CO2 दूसरे में। ये कहा गया, ये दोबारा यूज हो गया फर्स्ट स्टेप में। अब मुझे यहां से क्या सीखना है? मुझे यहां से सीखना है कि ये जो दो रिएक्शंस हैं इन्हें कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो अलग अलग स्टेप में होती है, यानी इन दो रिएक्शंस का मिक्सचर है ये, इन दोनों को मिला के ये लिखा हुआ है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गई। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के स्टेप नहीं होते हैं, ये एक ही स्टेप है। ये वाक्य में जैसे ये रिएक्शन लिखी दिख रही है, तो रियलिटी में ऐसा ही हो रहा है कि दो NO2 आपस में टकरा रहे हैं, मगर जब कॉम्प्लेक्स लिखी होती है तो उसकी गारंटी नहीं होती है कि एक NO2 और एक CO ही टकरा रहा है। ये दिख रहा है हमें कि दो NO2 टकरा रहे हैं, इसके कोई स्टेप नहीं है, ये एक ही स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप। तो यहां लिखा रहता है एलिमेंट्री रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। अब आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ये दो स्टेप नजर आ रहे हैं हमें? अरे दो स्टेप तो है, इसका एक ही स्टेप है। मैं कहने का मतलब मेरा, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक NO2 दूसरा NO2 कंबाइन होकर NO और NO3, ये कंबाइन के साथ साथ ये भी बता रही है कि दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब आप इसके अंदर कोई स्टेप नहीं है, यही एक अपने में स्टेप है कि दो NO2 आपस में कोलाइड करके ये दोनों बना रहे हैं, फिर NO3 और CO आपस में कंबाइन होकर ये बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी इनकी होती है, इसकी नहीं। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है दो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं ना, बाई मॉलिक्यूलर। अगर आप किताब पढ़ेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए बता रहा हूं, बहुत सिंपल बता रहा हूं। यानी हमने ये सीखा, समरी सुनना, हमने ये सीखा कि जो रिएक्शन नॉर्मली हमारे सामने लिखी होती है किताबों में, वो ये वाली तो नहीं होती है, वो ये वाली होती है। इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट दिख रहे होते हैं, वो रिएक्टेंट ये नहीं बता रहे होते हैं कि हम आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो बस ये बता रहे होते हैं कि इन दोनों को मिलाने से बनता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी एक टॉपिक है, निसंदेह मॉलिक्यूलैरिटी एक टॉपिक है, और आप रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी बताते हैं, मगर ऐसी रिएक्शंस की भी, उन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी बताते हैं जिनमें वाक्य में ये लिखा होता है कि ये आपस में टकरा के ये बना रहे हैं, फिर ये आपस में टकरा के ये। एलिमेंट्री रिएक्शंस को मैं देखकर कह सकता हूं कि इनकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, इसकी 2 है। अब किताब में लिखा है कि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी रिएक्शन में नहीं, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में। अब आप समझ गए एलिमेंट्री जो एक ही स्टेप में हो रही है, तो एक ये वर्ड पहले से मैंने नहीं जोड़ा, अब जोड़ दिया है, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो आपने यहां समझा है कि कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री का क्या डिफरेंस है। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा हो सकता है, अगर आपसे किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी पूछ रहा है तो उसे उसके स्टेप देने पड़ेंगे, आप इसे याद नहीं करके जाएंगे। जब स्टेप देगा वो, जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी पूछेगा फर्स्ट की सेकंड की, उसकी आप बता देंगे। अगर स्टेप नहीं दिए और ऐसी रिएक्शन दी है, सुनना ये वाली बात, ये रिएक्शन दी है और स्टेप्स नहीं लिखे हैं, इसीलिए पूछ रहा है, तो फिर आपको जबरदस्ती जितने मॉलिक्यूल दिख रहे हो, यहां 2 लिखा हो, यहां 3, सबको जोड़ देना है। जैसे यहां 2 है, यहां 1 है, तो 3 ट्राई मॉलिक्यूलर। जबरदस्ती पूछ रहा था, अब हमें नहीं पता था
कि ये कॉम्प्लेक्स थी एलिमेंट्री, मगर वो लिख के ही दे देगी ये 2 स्टेप्स में हो रही है, तो फिर बताना आसान है। फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसकी 2 है। और अगर एक ही रिएक्शन लिखी और पूछ रहा है इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो यहां देख के बता देना, फिर जबरदस्ती बताना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात की नहीं? बताओ, सुनते रहना, यस अभी सर। खत्म नहीं हुआ था, मेन बात अब आएगी। यस। ठीक है, अब सुनिए आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर ये बायोमोलिकुलर वाला पॉइंट रिपीट कर दो फिर से। बायोमोलिकुलर क्या चीज है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बायोमोलिकुलर से? सर की 2 बाई का, रिएक्शन और 2 हाँ, मॉलिक्यूलर, तो वो 2 हाँ, ये दो है और ये 2 आपस में टकरा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं फर्स्ट और सेकंड, इन रिएक्शंस में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इन रिएक्शन में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये रिएक्शन ओरिजिनली ये दिखा रही है कि कौन से मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। क्या ये रिएक्शन भी ये दिखा रही है कि कौन से मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं? नहीं, ये दिखा रही है कि इन दोनों को मिलाया गया था। जिन्हें मिलाया गया था वही कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन के बारे में ये जानकारी मिली कि इस रिएक्शन में पहले ये दोनों कोलाइड करते हैं, फिर ये दोनों कोलाइड करते हैं। इन दोनों के कोलाइड करने से NO बनता है, इन दोनों के कोलाइड करने से CO2 बनता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में यही बताया जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में ये 2 कोलाइड कर रहे हैं, तो ये बाइमॉलिक्यूलर हो गई। इसमें भी ये 2 कोलाइड कर रहे हैं, तो ये भी बाइमॉलिक्यूलर हो गई। अगर आपको एक एक रिएक्टेंट दिखता तो वो यूनिमॉलिक्यूलर हो जाती। अगर आपको यहां पर 3 मॉलिक्यूल दिखते तो वो ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाती। ऐसा तो नहीं है कि यूनि बाई ट्राई, एक चीज मैंने बता दी कि बाई है, उसके अकॉर्डिंग हर चीज होगी ना, कि यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, जितने मॉलिक्यूल दिखे। जैसे आपको इसमें दिख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल, जैसे यहां 2 लिखा है और यहां 1, तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर हो गई। अगर आपको एक ही मॉलिक्यूल दिखता है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर हो गई। अगर आपको 4 दिखते हैं तो वो टेट्रा मॉलिक्यूलर हो गई या टर मॉलिक्यूलर। तो इसमें बायोमॉलिक्यूलर क्यों लिख सकता हूं मैं? क्योंकि मेरे को मालूम है कि यही दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। मेरे को कैसे मालूम है कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन बोलने से मेरे को कैसे मालूम पड़ गया? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन में लिखी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप में होती है। एक ही स्टेप में होती है, इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि जो लिखा है वही हो रहा है। यहां जो लिखा है वही नहीं हो रहा है। यहां लिखा गया है, अगर आप मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से पढ़ें इस रिएक्शन को, तो यहां बच्चे को ये सेंस जा रहा है कि ये दोनों टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि यहां ऐसा नहीं लिखा है कि ये दोनों टकरा रहे हैं। यहां लिखा है इन दोनों को मिलाया गया है। तो आप इसमें नहीं लिख सकते कि ये बायोमॉलिक्यूलर है, लेकिन इसके स्टेप्स में लिख सकते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूलर है और ये बायोमॉलिक्यूलर है। अब बताओ तुम्हें क्या जानना है बायोमॉलिक्यूलर में? नहीं सर, क्लियर हो गया। अब सुनिए, वो देखेंगे कैसा आएगा आज। तुम ये टॉपिक समझ लो बस। दोनों स्टेप के मॉलिक्यूल तृप्ति कैसे काउंट कर रहा हूं मैं इतनी देर से? कैसे काउंट कर रहा हूं? पहले के अलग काउंट कर रहा हूं, दूसरे के अलग। क्या चारों को कंबाइन किया है? मैंने लिख के भी दिया है, साफ साफ सामने देखो। फर्स्ट वाली बायोमॉलिक्यूलर है, सेकंड वाली भी बायोमॉलिक्यूलर है। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट वाली बाय हो, सेकंड वाली यूनी हो। ऐसा हो सकता है फर्स्ट वाली ट्राई हो, कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट को समझो, तुम इसी को याद कर लो कि कोई एक चीज हो, कोई एक चीज हो जिसको हम पकड़ लें, वैसे ही सब कुछ चलता है। अरे इसके अकॉर्डिंग सोचना है। मैंने कंसेप्ट बताया कि जितने मॉलिक्यूल लिखे हो उतनी मॉलिक्यूलरिटी है। इसकी अलग है, इसकी अलग है। अब एक लाइन लिखी है, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। ये सब लिखा हुआ है अंदर, इसी में इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होती। अगर आपके कभी पढ़ने में ये लाइन आती है, कभी गलती से आपने किताब पढ़ी तो ये लाइन आपके सामने आई, तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे ना कि कम से कम एक मॉलिक्यूल तो होगा टकराने वाला, आधा नहीं होगा ना।
तो मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में या जीरो या नेगेटिव नहीं होती है, ऑर्डर होता है जीरो, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में। मॉलिक्यूलैरिटी इसकी नहीं होती, इसमें हम मॉलिक्यूलैरिटी लिखते ही नहीं है, मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री की होती है। अब एक चीज सुनना, मेन बात यह है जी, टॉपिक इस चीज जगह के लिए बनाया गया। अब देखना सुनना मेरी बात ध्यान से, इसे मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये नहीं मिटाऊंगा, इसे मिटा रहा हूं। भाई ये समझना ही है, सुनो। मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि किस किस को समझ आया, बस मैं पूछूंगा किसको समझना है, आप बोल के बता देना। देखो, एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है, एक सिंपल वर्जन से समझाता हूं। उस फैक्ट्री में पर डे, एक दिन में 1000 सीट बनती है, 1,00,000 सीट बनती है, मतलब सीट बनाते हैं वो साइकिल की, 10 टायर बनते हैं और 1 करोड़ हैंडल बन जाते हैं। ये रिएक्टेंट है, कंपेयर कर लेना है, अभी रुक जाओ। हैंडल, टायर और सीट जो है वो रिएक्टेंट है। जैसे 3 रिएक्टेंट ले लिया है मैंने, 2 भी ले सकते थे, ये 2 है, ये 3 रिएक्टेंट, उनकी संख्या लिखी हुई है। और जितनी सीटें बन रही हैं उतनी ही लग जाती हैं, यूज हो जाती हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 1,00,000 सीट बनी है तो जो लेबर है वो ये कह रही है हम 1,00,000 सीट कैसे लगाएंगे, ऐसे सोचना है कि भाई जितनी सीटें बनेंगी लेबर तैयार है उतनी ही लगा देंगे, 1 करोड़ हैंडल भी लगाने को तैयार है, मगर साइकिल कितनी बनेंगी? आंसर है 5। समझ गए ना क्यों? यस सर। तो साइकिल बनेंगी 5। ये प्रोडक्ट है, अब देखना ध्यान से, ये प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट की तरह लेना है, 5 साइकिल, बाकी चीजें बच जाएंगी, वो भी प्रोडक्ट में आ जाएंगी। अगर मेरे से कह रहा है कि भाई अर्श और अंश आपस में बात कर रहे हैं, अर्श कह रहा है, अर्श की फैक्ट्री है, तो अर्श कह रहा है कि अरे भाई साइकिल बनाने की स्पीड बढ़ा, 5 ही साइकिल बनाते हो तुम दिन में। तो अंश कह रहा है कि हाँ करता हूं कुछ, कल से सीटें ज्यादा बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर अंश की फैक्ट्री में ये सब हो रहा है तो अंश में ही कोई दिक्कत है दिमाग में, तो ऐसा आंसर ही देना था अंश को। अंश ने कहा देखो 5 साइकिल बन रही है, अंश ने कहा 5 ही साइकिल बन रही है, कुछ करना है इस फैक्ट्री का। तो अंश कह रहा है हाँ कल से मैं मजदूरों को बोलूंगा कि सीटें ज्यादा बनाओ। तो क्या सीटों की अमाउंट बढ़ाने से साइकिल की अमाउंट बढ़ेगी? आंसर है नहीं, है ना या नहीं? आने से बढ़ेगी। हाँ, अभी अपने आप बच्चों ने बता दिया कि टायर की अमाउंट बढ़ाने से बढ़ेगी। अब सुनो, यानी साइकिल बनने का रेट, साइकिल प्रोडक्ट है, साइकिल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनने का रेट इस पर और इस पर डिपेंड नहीं है। तो किस पर डिपेंड है? टायर पर। टायर पर क्यों? क्योंकि वो स्टेप सबसे स्लो है। जो रिएक्टेंट सबसे स्लो रिएक्ट कर रहा होता है या जो स्टेप सबसे स्लो होता है, रेट उसी पर डिपेंड करता है। आप सीटें बढ़ा रहे हैं, जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड पर रेट डिपेंड ही नहीं है, रेट NO2 पर डिपेंड है। एक गैस कह रहा हूं मैं, यानी
क्या यहाँ पर मतलब देखना क्या, ये देखना है कि कौन सी चीज कम है? नहीं, आप फिर यहाँ बेवकूफी कर रहे हैं। कौन सी चीज कम है ये नहीं देखना है, किस चीज का बनने का रेट स्लो है, ये स्लो की बात करनी है। जो चीज स्लो है उस पर रेट डिपेंड करता है। स्लो वाले को अगर फास्ट बनाओगे, फास्ट का मतलब है टायर ज्यादा बनाना, तेजी से टायर बनाना, जब आप टायर तेजी से बनाएंगे तो साइकिल तेजी से बनेगी। तो रेट इस पर डिपेंड है। अब जरा सुनना, एक बात और सुनना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सुन लाइन से सुन लो भैया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रेट उतना ही ज्यादा होगा जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यानी ये तय है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ना चाहिए, मगर हमको ये भी देखना है कि वो रिएक्टेंट कौन सा है जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है। कोई से भी रिएक्टेंट की नहीं बढ़ानी है। दोबारा सुनो, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट की। इसका मतलब ये होना चाहिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ना चाहिए, मगर हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो रेट बढ़े। ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ेगा, और वो कौन सा रिएक्टेंट होगा जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, वो रिएक्टेंट होगा जो स्लो रिएक्ट कर रहा है। जो स्लो रिएक्ट कर रहा है उसको फास्ट बनाओ। इसका एग्जांपल देखना, मान लो कि एक सिंपल सी बात है, मान लो कि एक फैक्ट्री में 3 बंदे काम करते हैं। उन तीनों में से एक बंदा ऐसा है जो बहुत ही स्लो काम करता है, और वो स्लो ऐसे काम करता है कि वो दिन भर में 2 ही टायर फिट कर पाता है। दूसरे मजदूर हैं एथलीट, वो दिन भर में 1-1 लाख सीट जोड़ देते हैं, 5-5 लाख हैंडल जोड़ रहे हैं, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। कोई हैंडल जोड़े पड़ा है 1 करोड़, किसी ने तिल्लियां लगा दी टायर में, मगर जो सबसे स्लो आदमी है वो 2 ही टायर लगा पाता है, तो साइकिल एक ही बनेगी। तो अगर इस पूरी फैक्ट्री का रेट किसी पर डिपेंड है साइकिल बनाने का, तो वो उस आदमी पर है जो टायर 2 ही लगा रहा है। अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो रेट बढ़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझो, टॉपिक खत्म है। बताओ। समझो, खत्म है। अभी बस लास्ट बात बता के, सब कुछ सेम हम नहीं कर सकते ना निखिल आर्या, हम रिएक्शन अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। रिएक्टेंट अपने तरीके से रिएक्ट करेगा ना, हर रिएक्टेंट अपने अपने तरीके से। कुछ रिएक्टेंट स्लो ही रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्शन फास्ट होती है। अगर आप फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसका असर दूसरों पे भी पड़ता है, वो और फास्ट हो जाते हैं। स्लो वाला थोड़ा फास्ट होता है, फास्ट वाले और फास्ट हो जाते हैं। अब सुनिए, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। ये रेयर क्यों है अभी बताता हूं, सुनो। ये 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। अब यहां आ जाओ, ये फैक्ट्री में साइकिल बनने वाली बात हो रही है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेचारा इंतजार करता है कि कब NO3 आएगा और उससे टकराएगा। सुनना, अगर नहीं सुन पाए हो तो फिर मौका दे रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड वेट कर रहा है NO3 के टकराने का, कि कब NO3 आएगा और मुझसे टकराएगा तो मैं CO2 बन जाऊंगा। तुम कार्बन मोनोऑक्साइड को डांट रहे हो, तुम कह रहे हो अबे जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता क्या? अब कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है बाबूजी पागल हो गए हो क्या, NO3 तो है ही नहीं। NO3 तो आने दो, दिन भर में 1 NO3 आता है तो मैं एक ही तो रिएक्ट कर पाऊंगा। अब NO3 में क्या समस्या आ रही है, वो इन दोनों पर डिपेंड है। ये NO3 स्लो बना रहे हैं,
अब अगर ये दोनों दिन भर में एक ही NO3 बनाएंगे तो बेचारा कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे तेज रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को NO3 अगर दिन में एक ही मिलेगा तो ये बेचारा एक ही तो रिएक्शन कर पाएगा। तो NO2 अगर पूरे दिन में एक ही NO3 बनाते हैं तो एक ही NO3 एक ही CO से रिएक्ट कर पाएगा। आप कार्बन मोनोऑक्साइड को बेकार में डांट रहे हैं। अगर आपको तेजी से रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है तो आपको कहना होगा NO2 से क्या तेजी से रिएक्ट करने के लिए, और ये तेजी से तब रिएक्ट करेंगे, और ये तेजी से रिएक्ट करें इसके लिए आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। अबे हम रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेट और कंसंट्रेशन, ये भी समझ लो। हम पढ़ रहे हैं रेट का, कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट पर। अगर मैं इनका रेट बढ़ाना चाहता हूं रिएक्ट करने का तो मुझे इनकी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा कर देनी है, और देखो इसका असर डबल बढ़ेगा। अगर मैं NO2 को डबल करता हूं तो वो NO2 यहां भी बढ़ेगा और यहां भी, समझ रहे हो, डबल करता हूं मैं NO2 की अमाउंट बढ़ाता हूं तो ये इफेक्ट डबल बढ़ेगा, ये हिस्से में भी डबल हो जाएगी और यहां भी, और कोलिजन डबल हो जाएंगे। इतनी भी गहराई में नहीं जाना है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, ये तो उलझाने वाली बात है कि रेट CO पर डिपेंड नहीं है। वहां देखो CO को देखो, रिएक्टेंट में CO भी है मगर CO पर रेट डिपेंड नहीं है, रेट डिपेंड है NO2 पर। तो जो रेट इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, -dR/dt के NO2 की पावर 2, क्यों, क्योंकि ये 2 है एक साथ। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन स्लो है। जल्दी बता दो, एक एग्जांपल दे रहा हूं और जल्दी दूंगा वो भी। यस सर आगे। अब जैसे बच्चे सोच रहे हैं कोई और रिएक्शन होती, तो चलो एक कोई और भी ले लेते हैं, देखते हैं कोई और से क्या होता है। स्क्रीनशॉट लो, कोई और ले लेते हैं एक। देखो और मैं देख के बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शन है ना, जिससे समझ में आए। जैसे इस वाले में ये समझ में आ गया कि CO क्यों हटा, ये 2 क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ भी ये मॉलिक्यूल 2 है, एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए यहाँ 2 लगाया गया है। अब भी ना दिखाओ तो मैंने बता दिया एक एक यहाँ है। अब ऐसी एक रिएक्शन लेता हूं जो कोई बात समझाए, यहां लिखता हूं, 1 मिनट रुक जाना बस, छांट के निकालू। एक NO2F2 वाली थी जो हमने कल देख ली थी, एक N2O5 वाली दी हुई है, और एक NO+H2 है। नहीं ये नहीं चलेगी। पर इसमें मॉलिक्यूलरिटी का क्या रोल है? किसमें? क्या पूछ रही हो, पहले पूछो तो सही से। सर इसमें मॉलिक्यूलरिटी का क्या रोल है रिएक्शन में? किस मॉलिक्यूलरिटी का क्या रोल है इसमें या इसमें, ये पूछ रहा हूं मैं। -dR/dt = K और कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2, उसमें क्या रोल है मॉलिक्यूलरिटी का? मतलब वो इसमें मॉलिक्यूलरिटी का कोई, सुनो, इसमें मॉलिक्यूलरिटी का कोई रोल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी खत्म हो गया थोड़ी देर पहले। वो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी में ये बताया जा रहा था कि मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या होता है कि एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, जो भी मैंने समझाया था वो इसमें नहीं। ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये तो मैंने ये समझाया आपको कि इसमें CO क्यों नहीं है। इसी से ही 2 बातें समझ में आई है, एक तो मॉलिक्यूलरिटी और एक रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे क्यों लिखा जाता है। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने? ठीक है सर। अब सुनो, ये रिएक्शन है देखो, अब इसमें यहां 2 लगा हुआ है ना, सुनना, यहां 2 लगा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनो। तो नॉर्मली
बच्चे का ये मन करता है, और क्यों ये मन करता है मैं इसका एक कारण बताता हूं। आप में से कईयों का नहीं भी कर रहा होगा मन, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं है। एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम, उसमें जब भी हम कंसंट्रेशन लिखते थे उसमें भी रेट के बारे में ही बात होती थी। जब हम कंसंट्रेशन लिखते थे तो ये वाली पावर चढ़ा देते थे कंसंट्रेशन पर, इसलिए बच्चों को ये आदत बनती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो नॉर्मली बच्चा रेट ऐसे लिखेगा, और अगर वो रेट अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन अपने आप लिख रहा है तो इस बात के चांसेस ना के बराबर हैं कि ये सही होगा या गलत, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन अपने आप नहीं लिखा जा सकता है। अब ये रिएक्शन ऐसे होती है, ये कैटलिस्ट है I माइनस, पहला स्टेप H2O2 प्लस I माइनस, इससे बनता है H2O प्लस IO माइनस, ये एनसीईआरटी में दिया है। दूसरा स्टेप H2O2 प्लस IO माइनस, H2O प्लस I माइनस प्लस O2। देखो जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ज्यादा से ज्यादा समझना आएगा, उससे ज्यादा भी अगर आपको समझना होगा कि उससे ज्यादा समझना है तो उसके लिए और ज्यादा मेरे को समझाना पड़ेगा और वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं क्या समझना है। यहां दो मॉलिक्यूल है H2O2 के, ऐसा कह देते हैं हम, है ना, दो मॉलिक्यूल है, एक H2O2 और ये दूसरा। इनका नाम रख लो सैंडी और कैंडी। लेकिन इन दोनों पर रेट डिपेंड नहीं है, इनमें से एक पर ही डिपेंड है, एक पे ही। हालांकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन हमने उन्हें अलग कर दिया। हमने ये मान लिया कि दो अलग है, एक सैंडी एक कैंडी है। इन दोनों पर रेट डिपेंड नहीं है। अब देखो इसके स्टेप देखो, ये मान लो सैंडी है, पहले सैंडी I माइनस से रिएक्शन करेगा कैटलिस्ट से, और इससे बनेगा IO माइनस। ये है कैंडी। कैंडी का रिएक्ट करना उसके हाथ में नहीं है, कैंडी का रिएक्ट करना सैंडी के हाथ में। सैंडी जितनी जल्दी IO माइनस बनाएगा उतनी जल्दी कैंडी को IO माइनस मिलेगा, और उतनी जल्दी कैंडी प्रोडक्ट बना देगा, रिएक्शन को फाइनल कर देगा। यानी कैंडी को तो आप दोष दे ही नहीं सकते, ये बताओ, ये तो क्लियर है, बताना नहीं है अगर ना हो। कैंडी को तो आप दोष दे ही नहीं सकते। कैंडी पर मैं फाइनल कहता हूं कि कैंडी पर रेट डिपेंड नहीं है, रेट डिपेंड है सैंडी पर। अगर आप सैंडी की अमाउंट बढ़ाएंगे, जैसे कैंडी उधर खड़े हो गए हैं दोनों एक जैसे, कैंडी उधर खड़े हो गए हैं बर्तन में और सैंडी उधर, तो आपको सैंडी की अमाउंट बढ़ानी है। अगर आप सैंडी की अमाउंट बढ़ाओगे तो वो तेजी से I माइनस से रिएक्शन करेगा। अमाउंट बढ़ाना ही एक तरीका है क्या? और भी तरीके हैं, मगर हम पढ़ रहे हैं कि रेट अमाउंट से चेंज किया जाएगा। तो अमाउंट बढ़ाऊंगा मैं सैंडी की, तो कंसंट्रेशन सैंडी की बढ़ाता हूं तो तेजी से IO माइनस बन सकता है, तो उतनी ही तेजी कैंडी रिएक्शन कर सकता है। तो पहला जो स्टेप है वो स्लो है। किसने बताया मुझे? वो बताएंगे हमें। पहला ही स्लो होता है जो पहले लिखा होता है, ये स्टेप स्लो है। इस पर डिपेंड करता है कि रेट रिएक्शन का क्या होगा। अब इस स्टेप में स्लो वाले यानी इन दोनों पर डिपेंड है रेट, इसे भूल जाओ, इन दोनों पर। तो जो रेट है माइनस dr बाई dt, वो K H2O2 और I माइनस, बस। यानी ये दो नहीं आया क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स पर रेट डिपेंड नहीं है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। भाई बताओ जल्दी, फाइनल हो गया। सर I माइनस भी लिखेंगे, वो तो कैटलिस्ट है। हाँ, तो एलिमेंट्री स्टेप में तो आता है ना I माइनस, मतलब I माइनस रिएक्शन में शामिल है ना। कैटलिस्ट बढ़ाओगे तो भी रेट बढ़ेगा, कहने का मतलब है उसका। कैटलिस्ट रिएक्शन में शामिल होता है। अच्छा सुनो, इसी बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, शांति करो थोड़ी सी।
ठीक है, तो किसी ने पूछा है कि भाई आई माइनस बढ़ाने से रेट कैसे बढ़ेगा, और मेरा जवाब ये है कि आई माइनस डाला ही इसलिए जाता है कि रेट बढ़े। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को ही बढ़ाता है ना। तो आई माइनस का तो आंसर सवाल होना ही नहीं चाहिए कि आई माइनस से रेट कैसे बढ़े, कैटलिस्ट का तो काम ही रेट बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप आई माइनस ज्यादा लेंगे तो रेट बढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात की नहीं? यस सर। अब बताओ क्या पूछना है। अब भी कोई सवाल हो तो लिख लेना अपना मैसेज में, या बोल के पूछ लेना, देंगे जवाब। ऐसे तुम्हें ये कम लग सकता है, बाकी मैंने बहुत वर्ड्स बोले हैं। आप जरा रिकॉर्डिंग देखना एक बार, तब आपको रियलाइज होगा। ठीक है जी, तो ठीक है। अब वेडनेसडे में टॉपिक अलग होगा, इससे इस टाइप का नहीं होगा, इतना नहीं समझना होगा उसमें, पूरे चैप्टर में ही आगे ऐसा रहेगा। अब चैप्टर के कई टॉपिक सिलेबस में भी नहीं है, मगर हम ये सब नहीं देखेंगे अब कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं। आप देख लेना, मैं तो करा दूंगा सब।